बिहार सरकार जैसी शराबबंदी की तर्ज पर संपूर्ण देश में पान मसाला एवं गुटखा बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन सरकार को आम लोगों की सरकार इस उपकर को मुख्यतः पान मसाला और आगे अधिसूचित विशिष्ट वस्तुओं पर लगा रही है जिन्हें यह हानिकारक मानती है। पर न तो उद्देश्य नशे की बुरी आदतों को रोकना है तो सरकार को तंबाकू नियंत्रण कानूनों को सख्त पालन, उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास कार्यक्रम और राज्यों के स्वास्थ्य बजट को सीधी मदद जैसे उपायों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। सिर्फ टैक्स बढ़ाने से व्यवहार परिवर्तन की गारंटी नहीं मिलती। यह बिल कहता है कि मशीन लेते हैं, साझा मशीनों से काम करते हैं। इन इकाइयों में काम करने वाले हजारों लाखों मजदूर, पैकिंग वर्कर, परिवहन कर्मी और सप्लाई चेन से जुड़े लोग अचानक खाका, जबकि अवैध बिना बिल के उत्पादन से राजस्व हानि और मिलावटी उत्पादों का खतरा और बढ़ेगा। विधेयक में स्पष्ट नहीं किया है उपकर कब तक वसूला जाएगा। यह विधेयक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार प्रस्तुत कर रही है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि गुटखा और पान मसाला पर उपकर शेष वसूल कर लोगों को स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर सचमुच केंद्र सरकार को लोगों की चिंता है तो बिहार सरकार जैसी शराबबंदी की तर्ज पर संपूर्ण देश में पान मसाला एवं गुटखा बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन सरकार को आम लोगों की स्वास्थ्य चिंता की जगह पर सरकार को अपनी जेब भरने की चिंता है, न कि आम लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। दूसरी तरफ पान मसाला, गुटखा एवं तंबाकू जैसे उत्पाद पर प्राप्त होने वाली आमदनी से राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या लेना देना है, इस विधेयक के प्रावधान से कहीं भी स्पष्ट नहीं है। क्या पान गुटखा बनाने वाली कंपनियां कोई ड्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा? यह तथ्य अपने आप में बेहद हास्यास्पद है कि सिवा और कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दोहरी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्रम में परमाणु बम बनाने के यूरेनियम पैदा होता है। लेकिन पान गुटखा बनाने वाली व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देगा। कहीं न कहीं इस प्रावधान में राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द जोड़ देने से उपकर से अर्जित आय का हिसाब किताब आम जन को सूचना से मरहूम कर देने के अलावा कोई दूसरा कारण यहाँ नहीं दिखाई देता। कानून बनाने के क्रम में एक जगह उल्लेख है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी नए प्रोडक्ट का नाम इस सूची में जोड़ सकती है। एक जगह कानून में यह भी लिखा है कि सरकार चाहे तो कोई पेनाल्टी और इस तरह के शेष को आंशिक और पूरा माफ कर सकती है, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि सत्तारूढ़ दल को चुनावी फंडिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड में आनाकानी करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कारोबारी सहमत होंगे तो माफ भी कर देने का प्रावधान है। साथ ही इस विधेयक से इंस्पेक्टर लाइसेंस राज की वापसी का भी रास्ता साफ हो रहा है, जबकि वर्तमान सरकार रोज इस सदन में ईज ऑफ डूइंग का ढिंढोरा पीटने में लगी रहती है। यह उपकर पूरी तरह से केंद्रीय स्तर के लिए बना है। इसमें राज्यों के साथ किसी प्रकार के शेयरिंग मैकेनिज्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि स्वास्थ्य भी राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वसूले गए संसाधनों पर राज्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। संविधान का अनुच्छेद 270 राज्यों के उपकर के राजस्व में कोई हिस्सा नहीं देता, जबकि राज्य 60% सार्वजनिक व्यय का बोझ स्वयं उठाते हैं, क्योंकि केंद्र गैर साझा करने योग्य उपकरों पर ज़्यादा निर्भर हो रही है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को 41% तय किया था, पर केंद्र सरकार के उपकर बढ़ाने से राज्यों की वास्तविक हिस्सा कम मिल रहा है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों से परामर्श, जीएसटी काउंसिल के विस्तृत विमर्श और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की सिफारिशों की प्रतीक्षा किए बिना धीरे धीरे संसद से ब्लैंक चेक मांगने की कोशिश कर रही है। सरकार इस शेष को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़कर भावनात्मक सहमति लेने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ पर खर्च बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि उसका रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो असमान, अपारदर्शी और राज्यों तथा श्रमिकों के हितों के खिलाफ हो। यदि सचमुच उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य और संरचना को मजबूत करना है तो सरकार को चाहिए सामान्य बजट प्रक्रिया, वित्तीय उत्तरदायित्व और संसद की फाइनेंस कमेटियों के माध्यम से स्पष्ट बजट प्रावधान करती, न कि एक और नया शेष लगाकर टैक्स स्ट्रक्चर को और पेचीदा बनाती। विधेयक यह कहता है कि उपकर से प्राप्त रकम पहले समेकित निधि में जाएगी और बाद में स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च होगी, पर किसी स्पष्ट बाध्यकारी अनुपात
पारदर्शी रिपोर्टिंग या स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट की मजबूत व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। अभी तक कोई स्पष्ट आउटकम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। इससे से जुटाई गई राशि से कितने नए अस्पताल, कितने हेल्थ सेंटर, कितने रक्षा प्रोजेक्ट या आपदा तैयारी पर तंत्र बनाए जाएंगे। सरकार इस उपकर को मुख्यतः पान मसाला और आगे अधिसूचित विशिष्ट वस्तुओं पर लगा रही है जिन्हें यह हानिकारक मानती है, पर न तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशें, न ही एनएसडीसी, गैर संचारी रोग, कैंसर बोझ आदि के किसी वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देकर विधेयक में स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए था। यदि वास्तव में उद्देश्य नशे की बुरी आदतों को रोकना है तो सरकार को तंबाकू नियंत्रण कानूनों को सख्त पालन, उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास कार्यक्रम और राज्यों के स्वास्थ्य बजट को सीधी मदद जैसे उपायों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। सिर्फ टैक्स बढ़ाने से व्यवहार परिवर्तन की गारंटी नहीं मिलती। यह बिल कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए कोई मशीन ओन ऑपरेटेड या कंट्रोल करता है उस पर सेस लगेगा, चाहे वास्तविक उत्पादन कितना भी हो। शेष मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर लगेगा, न कि वास्तविक आउटपुट पर। यानी अगर बाजार में मंदी, उत्पादन घटाना पड़े या मशीन आंशिक रूप से चले तब पर भी पूरा शेष देना होगा। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे और मझोले उद्यमियों को होगा जो पान मसाला और इससे जुड़े सेक्टर में कारखाने चलाते हैं, किराए पर मशीन लेते हैं, साझा मशीनों से काम करते हैं। इन इकाइयों में काम करने वाले हजारों लाखों मजदूर, पैकिंग वर्कर, परिवहन कर्मी और सप्लाई चेन से जुड़े लोग अचानक बहुत बड़े टैक्स बोझ और अनिश्चितता के दायरे में आ जाएंगे। यह उपकर मशीन की रेटेड स्पीड के आधार पर लगाया जाएगा। ज़्यादा स्पीड वाली मशीन पर प्रति माह करोड़ों रुपए तक का उपकर देना होगा, जिससे छोटे मध्यम के यूनिट या तो बंद होंगे या फिर गैर औपचारिक अवैध उत्पादन की ओर धकेल दिए जाएंगे। पान मसाला और संबंधित उद्योगों को आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाले लाखों मजदूरों के लिए न तो इस विधेयक में कोई सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है, न वैकल्पिक आजीविका का कोई व्यवहारिक खाका, जबकि अवैध बिना बिल के उत्पादन से राजस्व हानि और मिलावटी उत्पादों का खतरा और बढ़ेगा। विधेयक में स्पष्ट नहीं किया है उपकर कब तक वसूला जाएगा, कौन सा वित्तीय लक्ष्य पूरा होते ही इसे वापस लिया जाएगा और क्या संसद को प्रत्येक वर्ष फंड के उपयोग का विस्तृत अनिवार्य लेखा जोखा दिया जाएगा या नहीं। आज तक शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, सड़क उपकर आदि के उपयोग की समेकित सार्वजनिक समीक्षा इस सदन के सामने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं प्रस्तुत हुए। ऐसे में एक और उपकर जोड़कर सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है। सरकार यदि सचमुच स्वास्थ्य की चिंता करती है तो उसे टैक्स के साथ साथ डिमांड साइड नीतियाँ लानी चाहिए। सख्त विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार, स्वास्थ्य योजनाएं, जागरूकता अभियान। सिर्फ राजस्व के नाम पे बोझ बढ़ाना आसान नहीं है। मैं सदन से मांग करता हूं कि अस्पष्ट प्रावधानों के चलते सेलेक्ट कमेटी के सामने इस कानून को जाना चाहिए, जिससे विस्तार से इस पर चर्चा हो सके। धन्यवाद।